एक मैं जो है वो मैं हूँ, एक मैं जो है वो शराब है। ठीक है, मैं आज मैं से मिलूँगा, मैं आज मैं से मिलूँगा, फिर मैं और मैं मिलकर ये पता लगाएंगे कि मैं गम के नशे में हूँ कि मैं ज़्यादा नशीली है। कि मैं आज मैं से मिलूँगा, फिर मैं और मैं मिल के पता लगाएंगे कि मैं गम के नशे में हूँ कि मैं ज़्यादा नशीली है। एहसासे कमतरी भी बड़ी जालिम चीज़ है, न खुल के जीने देती है न खुल के मरने देती है। अभी कुछ दिनों पहले जनाबे खुशी मिले, अभी कुछ दिनों पहले जनाबे खुशी मिले, जनाबे गम कहाँ है उन्होंने ये पूछा। अभी कुछ दिनों पहले जनाबे खुशी मिले, जनाबे गम कहाँ है उन्होंने ये पूछा। मैंने बस आंखें उठाई और मुंह फेर लिया, जनाबे गम मेरी आंखों में है। उसी के साथ एक कहानी सुनाना चाहूँगी। बार बार शू शू की बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सेकेंड वेव में बहुत मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक PR हूँ, तो देयर वर सो मेनी पीपल जिनको मैं फ़ोन कर रही थी एंड वो बस यही बोल रहे थे कि तंजीला हम आपका काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे घर में बहुत कुछ चल रहा है फ़िलहाल के लिए। ऐसी एक मेरी कोलीग थी जिनका नाम अंसारी मैम है एंड वो भोपाल में रहती थी। उनके हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो ऐसे सुबह सुबह मैंने सोचा पहले इनको फ़ोन कर लेती हूँ, कैसे है क्या है जान लेती हूँ, फिर मैं अपना दिन शुरू करती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने पूछा हाय मैम आप कैसे हैं, आपके हस्बैंड कैसे हैं। उन्होंने बस मुझे एक सेंटेंस कहा और मेरा दिल एकदम से बैठ गया और उसके बाद वो सेंटेंस मेरे दिमाग से जाता नहीं है। तो वो सेंटेंस को लेके ही मैंने पोइट्री लिखी, ताकि हम राइटर लोग हैं, जो भी ग्रीफ रहता है हम राइटिंग से ही निकाल देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि तंजीला वो चले गए, तो मैंने उसी को लेकर एक कहानी लिखी है कि वो चले गए। उसने कहा वो चले गए, मैंने पूछा कौन। उसने फिर से कहा वो चले गए, मैंने फिर से पूछा कौन। उन्होंने कहा, मैं बाहर गई बिल्डिंग के, सबसे पूछा कि कौन चले गए, सबने एक साथ कहा कि वो चले गए। मैंने इस बार झल्ला करके पूछा कि कौन चले गए, सबने चिल्ला करके कहा कि वो चले गए। मैं बस अभी ही कुछ दिनों पहले ऐसी जगह से लौटी थी जहाँ एक साथ 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 धनक दिखती थी और यहाँ घर पर जैसे अंधेरा हो गया हो, लोगों के चेहरे जैसे मायूस से हो गए हो। मैंने अब चिल्ला करके एक बार और पूछा कि कौन चले गए, उन्होंने सब चिल्ला करके एक बार और कहा कि वो चले गए। अभी कुछ दिनों पहले ही तो खुशियाँ थी, ये अचानक से गम का साया कहाँ से मंडराने लग गया। मैं बस एक और बार चिल्ला करके पूछने वाली थी कि किसी ने मेरा हाथ ज़ोर से खींचा और मुझे कोई दीवार की तरफ लेकर भागने लगा, कि किसी ने हाथ मेरा ज़ोर से खींचा और मुझे एक दीवार की तरफ लेकर चलने लगा। मैंने कहा तुम कौन हो और ये दीवार कब बनी, यहाँ से धुआं क्यों आ रहा है। मैंने कहा कि तुम कौन हो और ये दीवार क्यों बनी, कब बनी, यहाँ से धुआं क्यों आ रहा है, यहाँ इतनी सारी चारपाइयाँ क्यों दिख रही है, यहाँ इतने सारे सिलेंडर्स क्यों दिख रहे हैं, बताओ मुझे कि क्या हो रहा है। वो आदमी ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, काला कपड़ा पहने हुए मुझे खींचता हुआ उस दीवार तक लेकर गया। उसने भी ये कहा कि वो चले गए। अब मैं चिल्ला करके झल्ला करके पूछी, अरे तुम तो बताओ कि कौन चले गए और ये दीवार के उस पार क्या है, धुआं क्यों आ रहा है। तो मैंने फिर से ये पूछा। वहाँ एक औरत खड़ी थी, उसके हाथ में एक नवजात शिशु था, छोटा सा बच्चा था। उसने कहा ये सीढ़ी लो, ये सीढ़ी से चढ़ो और फिर देखो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सीढ़ियाँ चढ़ते जा रही थी, आंखों के सामने जैसे धुआं सा छा रहा था बिकॉज उस पार से धुआं आ रहा था। मैं सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, लोग मुझे देख रहे थे। मैंने दीवार के उस पार देखा तो मेरे पैर के नीचे से सीढ़ी मानो लड़खड़ा कर खुद ही गिर गई हो और मैं भी ज़मीन पर आ गिरी, पर मुझे बचाने के लिए लोग थे। दीवार के उस पार का मंजर तो मानो दिल में खंजर सा उतार रहा था, उतार रहा था। ढेर सी चिताएं, ढेर सी कब्रें। तो अब पूछो, उस औरत ने कहा मुझसे कि तो अब पूछो कि कौन चले गए।
क्या बताए तुम्हें कि कौन कौन चले गए, जात बताए या हालात बताए कि कौन चले गए, कि ये बताए कि मौत के आगे कितने बेबस होकर चले गए, कि ये बताए कि किसी के घर में ये बताए कि किसी के घर में त्रस्त है, आज इसके शौहर का जनाजा उठा तो कल उसके बेटे की अर्थी उठी। तो ये बताओ कि कौन चले गए, कैसे चले गए, कैसे कैसे बताए कि कौन कौन चले गए, कि छोटे छोटे बच्चों से उनकी माएँ छूटी वो चले गए, शौहर चले गए, बच्चे चले गए। तो कैसे बताए कि कौन चले गए, बस वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए। तो ये बहुत हार्ड हिटिंग थी। मैंने जब पहली बार मेरी मम्मी को सुनाया था, बोलती है बेटा कुछ ठंडा लेके आओ तेरे लिए। मैं बोला नहीं। ठीक है, ये सेकेंड पोएट्री, देन आई विल बी फिनिशिंग। सो ऐसे मुझे बहुत बार कहा जाता है कि मेरे पास इतने डार्क थॉट्स आते कहाँ से। तो अब क्या करें, डार्क जिंदगी ही है, थॉट्स में निकाल लेते हैं। ये मेरी एक दोस्त की कहानी है, अंजुम। हाँ, अंजुम नाम था उसका। अरे अंजुम मेरी बचपन की सहेली, मेरी छोटी बड़ी शरारतों में मेरी यार अंजुम। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो थी बीए लिटरेचर की स्टूडेंट और मैं थी लॉ की स्टूडेंट। शेरो शायरी, गज़लें, कहानियाँ, रिसाले, किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था अंजुम को। वैसे तो थी मैं लॉ की स्टूडेंट और कॉलेज में बहुत पॉपुलर भी थी अपने बड़बोले अंदाज की वजह से, और लोगों को रिझाने के लिए स्टेज पर आके शेरो शायरियाँ भी कर लेती थी। पर शेरो शायरियाँ मेरी नहीं होती थी। मैं क्या देती हूँ, शेरो शायरियाँ मेरी नहीं होती थी, शेरो शायरियाँ होती थी अंजुम की। मैं फिर भी स्टेज पर आके शेरो शायरियाँ कर लेती थी और लोगों की वाहवाही लूट लेती थी। इलेक्शंस के वक्त अंजुम मेरा सारा काम संभालती थी, मेरी मदद करती थी, मेरे लिए कार्डबोर्ड पर स्लोगन्स लिखती थी, यहाँ तक के लिए कभी कभी मेरे लिए कॉफ़ी और अपने लिए चाय भी लेके आती थी। मैं उससे कहती थी अंजुम हम दोनों को एक दूसरे को ही डेट कर लेना चाहिए, ये लड़के मेरे बस के नहीं है। वो बोलती थी चल परे हट। उसका पहले से बॉयफ्रेंड था एक्चुअली। वो भी हमारी मदद करता था। जीत तो मेरी तय थी, इतना पता था मुझे। मजाल हो आज तक कोई मेरे सामने खड़ा हुआ हो दावेदार बनकर, किसके कपड़े कैसे उतारना है ये बराबर आता था मुझे। पर इस बार इलेक्शन में कुछ अलग हुआ। मेरे सामने एक दावेदार आकर खड़ा हुआ, पता लगा कि वो शहर के किसी नेता का छोटा बेटा है। चलो देख लेंगे बरखुरदार को। हर बार हमारी तकरार होती, पर हर बार अंजुम मुझे पीछे खींच लिया करती और स्टेज से लेकर चले जाया करती। इलेक्शंस के ठीक 20 दिन पहले एक डिबेट प्रोग्राम होता था। डिबेट में सर थे मेरे दावेदार और हमें तय करना था कि कौन बनेगा सबसे बड़ा, सबसे अच्छा लीडर। डिबेट करते करते कब बातें कहाँ से कहाँ तक चले गई मुझे पता ही ना चला। उसने माइक फेंक दिया, उसने गुस्से में आके माइक फेंक दिया और मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी प्रिंसिपल ने आकर हमें रोक लिया और अपने कैबिन में खबर लेने के लिए बुलाया। सजा ये मिली थी कि 10 दिन तक ना होगा कोई प्रचार और ना ही होगा इलेक्शन पर कोई विचार। अगले दिन फिर क्या, वही मेरी और अंजुम की बातें, वही मेरी कॉफ़ी, वही उसकी चाय, वही उसका शर्माना और वही मेरा ठहाके लगाना। बस हम घर के लिए ही निकल रहे थे कि अचानक से गाड़ियों की गड़गड़ाहट होने लगी। अंजुम को गाड़ियों से बहुत डर लगता था। वो हमेशा बचपन में भी है ना पलंग के नीचे जाकर छुप जाया करती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम आगे बढ़ने लगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा जोर से और हम आगे बढ़ने लगे। गाड़ी में से निकले आशीष, अरे वही नेता के छोटे बेटे, और 4 और मुश्तंडे लड़के। मैं अंजुम को लिए आगे बढ़ी कि तभी आशीष ने मेरा रास्ता रोक लिया। क्यों वकील साहिबा, अब बोली नहीं फूट रही? कल तो बड़ा बोल रही थी तुम, मेरे तो कपड़े उतारने लग गई थी तुम। मैंने बोला कहाँ तुम्हारे फजूल लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, परे हटो, मुझे जाने दो। उसने पैंट की पीछे वाली जेब से कुछ तो उछाला। मुझे महसूस हुआ कि उसने कुछ तो उछाला। मुझे महसूस हुआ तो मैं आगे भाग कर खड़ी हुई, बट मुझे याद आया कि मेरे पीछे कोई था जिसे पता नहीं था कि शायद उसकी पैंट में से उछल कर कुछ तो निकलने वाला है। मैंने जब पलट कर देखा तो अंजुम बस गिरने ही वाली थी। उसके कपड़ों के रंग उड़ रहे थे और उसके गले की चमड़ी झुलस रही थी। अंजुम बस गिरने ही वाली थी।
आज ठीक 4 साल 21 दिन और 4 घंटे बाद मैं इसी कमरे में कैद हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं होती बाहर जाने की। और अंजुम यही तो बैठी है, मेरी प्यारी सहेली, अपनी शेरो शायरी सुनाते हुए। अंजुम।